नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया लुसेंट की अगली क्लास जहां पे आपको पढ़ना है तुगलक वंश। इससे पहले मैं लुसेंट की कई सारी क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आ रहा है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तुगलक वंश। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं लुसेंट जनरल कंपटीशन का किंग है। अगर इसको आप पढ़ते हैं आप आसानी से परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रट के देखेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और इसलिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश आपको पढ़ना है। इससे पहले कई सारे टॉपिक में आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप चाहे तो इसको प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं तुगलक वंश। अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का ईस्वी सन कितना रहा था, 1320 से 1398 तक इसके कार्य मतलब तुगलक वंश ने राज किया 1320 से 1398 ईस्वी तक। चलिए आगे देखते हैं। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक का या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक है तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1320 ईस्वी में। और किसको पराजित कर दिया? खुसरो खां को। अर्थात खुसरो खां को पराजित कर दिया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। किसको पराजित किया था? खुसरो खां को। कब किया था? 1320 ईस्वी में। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोलों आक्रमण को विफल किया। यानी मंगोल जब आक्रमण करता था उसको विफल कर देते थे, यानी उसको हरा देते थे। एक गयासुद्दीन तुगलक था। जब मंगोल आक्रमण किया तो 29 बार इन्होंने उसको विफल बना दिया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में दिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। अर्थात अमीर से जो भूमि लिया गया था गयासुद्दीन ने उसको वापस कर दिया। यानी गयासुद्दीन वो भूमि को वापस कर दिया जो अलाउद्दीन के समय में लिया गया था। अलाउद्दीन के समय में जो अमीरों से लिया गया था भूमि, गयासुद्दीन ने उसे वापस लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत में ये एक राजा था जो कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जो कुएं एवं नहरों का व्यवस्था करवाया सिंचाई के लिए? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। अब यहाँ पे लिख भी दिया है कि नहरों का जो निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया किसके लिए? सिंचाई के लिए। उसमें गयासुद्दीन प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत में। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद, और ये पूछता है तुगलकाबाद, इसके संस्थापक यही है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। यानी 56 कोट का दुर्ग पूछे तो कहाँ 56 कोट? तुगलकाबाद में। कौन बसाया? गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलकाबाद जो बनाया उसमें एक इमारत है, एक भवन है जिसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने उसको बसाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में हो गया। अर्थात जूना खां एक ऐसा चाल चला कि लकड़ी का महल बनवाया, जब वो वापस लौट रहा था तो उसी में दब के मर गया। तो 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक किसके द्वारा मारा गया? जूना खां के द्वारा। कैसे? लकड़ी के महल में दब के मर गया। ठीक है, यानी जब वो बंगाल अभियान से लौट रहा था तो जूना खां ने एक ऐसा घर बनाया लकड़ी का, जिस उस घर में वो रहने के लिए तो रहा लेकिन दब के मर गया। ठीक है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब याद रखना है आपको जूना खां के बारे में। ठीक है, अब आ गया जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी उसको मार दिया। समझिए वो दब के मर गया, उसके बाद ये बन गया राजा जूना खां। अब इसका नाम हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में आप लोग एमबीटी कह के पुकारते हैं। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। यानी ये जो व्यक्ति था सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, विद्वान था और योग्य था। ठीक है, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्न पिपासु, आपको याद रखना है, स्वप्न पिपासु, पागल एवं रक्त पिपासु, यानी ये इसको बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये दूसरे को सुख दुख से न जलता था।
जलता था, दूसरे के सुख से ये घृणा करता था, इसलिए इसको कहा स्वप्न पिपासु, पागल और रक्त पिपासु ऐसा कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्रूर था, लोगों के प्रति बहुत कृत्य कार्य करता था, तो इसलिए इसको स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही, आपको याद रखना अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक पूछेगा अमीर कोही का संबंध किससे है, था मोहम्मद बिन तुगलक से, नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अर्थात अमीर कोही विभाग का स्थापना एमईटी ने किया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आपको याद रखना है अमीर कोही के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। एक नया विभाग है, ठीक है, जिसके संस्थापक है, जिसको कहते हैं अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर ली। देख लीजिए, दिल्ली में तो राजधानी था इसका, अब ये लेके चला गया देवगिरी। पहले तो आपने गुलाम वंश में पढ़ा है कि लाहौर था, लाहौर से लाया एवं दिल्ली में, और दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसके बाद इल्तुतमिश लेकर आया दिल्ली में राजधानी, और यहाँ दिल्ली से अब ये लेके जाएगा देवगिरी में। ठीक है, तो यहाँ पे एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक अब दिल्ली से राजधानी लेके चला गया देवगिरी में। ठीक है, और इसका नाम दौलताबाद रखा, यानी देवगिरी में लेके गया और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी, तो दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, आपको याद रखना पीतल जो फरिश्ता के अनुसार है, तांबा बर्नी के अनुसार धातु के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टाका के बराबर था। यानी पीतल के भी पैसा चला दिया और चांदी के भी पैसा चला दिया, जिसका मूल्य चांदी पीतल का चलाया, तांबा का चलाया। ठीक है, यानी फरिश्ता कहता है पीतल का चलाया और बर्नी कहते हैं तांबा का चलाया, और इसका जो मूल्य होता था चांदी के रुपए के बराबर होता था। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने पैसा को प्रचलन में लाया, मतलब इस तरह से उन्होंने पीतल और तांबा को प्रचलन में लाया चांदी के भाव के बराबर। ठीक है, आगे अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। आपको याद रखना इब्न बतूता कहाँ से आया था, अफ्रीका से आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका से आया था, कब आया था, 1333 ईस्वी में। आपको ये सब हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखे, जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे गुजारिश करूंगा इसको आप या तो नोट कर ले या फिर आप इसको ध्यान में रखते चले। ठीक है, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो इसको बार बार देखिए, दोबारा देखिए, आपको तब समझ में आ जाएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सबसे प्रश्न बनते हैं, आपको देखने के मिल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट बनाने के लिए बैठेंगे। ठीक है, आगे आपका सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। जब ये भारत आया तो इसको ना काजी नियुक्त कर दिया गया, किसको, इब्न बतूता को। ठीक है, 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। अब 1342 में ये चीन चला गया, ये अपना राजदूत बना लिया, राजदूत के रूप में इसको भेज दिया चीन में। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, आपको याद रखना है, पहले भी मैंने बताया था रेहला के बारे में और अभी भी बता दे रहा हूँ, बहुत ही चर्चित पुस्तक है रेहला, और ये एग्जाम में पूछता है कि रेहला के लेखक कौन है। आपको मिलान करने के लिए 5 बुक का नाम दे देगा और उसमें मिलान करने के लिए आपको कह देगा, जैसे इब्न बतूता आया था रेहला याद होना चाहिए, रेहला आया था इब्न बतूता याद रहना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, यानी रेहला में जो लिखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी घटना उसमें वर्णन किया गया है। इसके व्यवस्था एवं गुप्तचर इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया है। यानी ये चौकियों के बारे में बताया, चौकियों की स्थापना के बारे में बताया, डाक व्यवस्था के बारे में बताया और गुप्तचर के बारे में बताया। कौन बताया, इब्न बतूता। कौन सा पुस्तक में, रेहला में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गया। आपको याद रखना, अब ये मर गए। सिंध जाते समय थट्टा के निकट हो गया, आपको जगह का नाम याद रखना, थट्टा, कहाँ जा रहे थे, सिंध जा रहे थे, तो उसी के निकट गोडाल में हो गया, गोडाल, आपको याद रखना है, ये सिंध जाते हुए थट्टा के निकट जगह का नाम है छोटा सा गोडाल। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो आपको प्रश्न बचेगा विजयनगर के संस्थापक कौन है, तो हरियर एवं बुक्का। कब किया था, 1336 ईस्वी में। आपको याद रखना है विजयनगर के संस्थापक कौन है, हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाई। ठीक है, आपको याद रखना विजयनगर के संस्थापक हरियर एवं बुक्का, और कब किया था, 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर की स्वतंत्र संस्थापना किया। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। अब देख लीजिए,
अब आ गया बहमनी राज, इसके संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। आपको याद रखना है बहमनी वंश के संस्थापक कौन है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। कब किया था, 1347 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार वर्णन लिखता है, अंततः लोगों को उससे और मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये सीधा आपको लाइन पूछ देगा एग्जाम में कि अंततः लोगों को उससे और अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यह किसके लिए कहा गया है, तो यह एमबीडी के लिए कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया है। कौन कहा है, तो बर्नी ने कहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। आपको याद रखना है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यह किसका कहना है, तो बर्नी का कहना है। किसके लिए कहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मतलब मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसको आप चेला कहते हैं, शिष्य। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। यानी एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया और बहराइच में एक और जगह है सालार मसूद गाजी, उनके मकबरा पर गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। और ये आपको अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है, और वहां पे गया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन, मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। देख लीजिए ये जो जितना भी नाम बताया हूं ना, ये उसका मकबरा बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। बदायूं में मीर मुलहिम, आपको याद नहीं रखना है, ये इसको बस ध्यान में रखते चलना है। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का, देख लीजिए दिल्ली में थोड़ा याद रखिएगा, सेंटर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह बनवाया, कौन बनवाया था, एमबीटी ने। आगे आपका इसमें एक और चीज है, बस इसमें याद रखना, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गया। यानी वो मर गया तो फिरोज तुगलक अब राजा बना। यानी ठट्टा में उसका निधन हुआ और उसी समय फिरोज तुगलक राजा बना। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली से आगरा 1351 ईस्वी में हुआ। यानी जब वो दिल्ली से आगरा आया तो फिर वहां पे उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। आपको याद रखना है ये उपाधि, कासिम अमीर उल मोमिन, ये उपाधि दिया गया था। ठीक है, अब किसको दिया गया था, फिरोज तुगलक को। ठीक है, फिरोज तुगलक को। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। अब ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जो 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था, तो यह है आपका फिरोज तुगलक। आपको याद रखना है ये 24 कष्टदायक जो कर था ना, उसको समाप्त कर दिया था। केवल 4 कर ये रहने दिया था। एक है खराज जो लगान होता था, एक है खम्स जो युद्ध में लूटा माल के लिए दिया जाता था, एक है जजिया और एक है जकात। जजिया एवं जकात को वसूल करने के आदेश दिए थे। यानी ये सभी करों को समाप्त करके 4 कर लगाया। एक है खराज, दूसरा है खम्स, हम हाईलाइट कर देते हैं इसको, उसके बाद एक है जजिया और एक है जकात। ठीक है, ये 4 कर उन्होंने लगाया और 24 जो कष्टदायक कर था उनको समाप्त कर दिए। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। आपको याद रखना है फिरोज तुगलक वो पहला व्यक्ति था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम में पूछता है ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लागू किया था, फिरोज तुगलक ने। ठीक, फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया। यानी सिंचाई कर भी इसने लगा दिया है। ठीक है, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। अब देख लीजिए ये 5 बड़ा नहर बनवाया। ठीक है, फिरोज तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, आपको पूछेगा हिसार के संस्थापक कौन है, तो फिरोज तुगलक। या फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। आपको याद रखना है, ये सब पूछ देता है एग्जाम में कि इसके संस्थापक कौन है, इसको किसने बसाया, तो फिरोज तुगलक ने। आपको याद रखना है। इसके शासनकाल में खरीजाबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। यानी खरीजाबाद में एक
एक अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ था जिसको उठा करके दिल्ली में ले आया, ठीक है, और एक मेरठ में था, ठीक है। और ये दोनों अशोक बनवाया था अपने समय में, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अशोक की कहानी, अशोक की जिंदगी के बारे में, अशोक की कहानी आपको प्रीवियस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक जाकर के वहां से आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं अशोक के बारे में, ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग दीवाने खैरात, आपको याद रखना है दीवाने खैरात, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। किसने किया? अनाथ मुस्लिम के लिए, विधवा लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम दीवाने खैरात, दीवाने खैरात की व्यवस्था की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। यानी फिरोज तुगलक ना सबसे ज्यादा गुलाम रखता था, ठीक है। यानी सल्तनत कालीन में ये ऐसा राजा था जिसके दरबार में सबसे अधिक दास रहते थे। आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में रहते थे? तब फिरोज तुगलक। आपको इस बात को याद रखना है, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। कितने रहते थे? 1,80,000, जिसको मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। आगे दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान, आपको याद रखना है, दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसे सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, यानी जो सैनिक का जो पद था वो वंशानुगत बना दिया। कौन बना दिया? तब फिरोज तुगलक ने। दीवाने बंदगान का संस्थापक कौन है? फिरोज तुगलक। किसके लिए किया? तब दासों की देखभाल के लिए किया। सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। किसने कर दिया? फिरोज तुगलक ने कर दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही की रचना की। अब आपको पूछेगा फतुहाते फिरोज शाही किसकी किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की। आपको याद रखना है। इसने जियाउद्दीन बर्नी, आपको याद रखना है यह नाम, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज, ये दोनों का नाम याद कर लीजिए। अफ्रीका को अपना संरक्षण, अफीक को, पूरा नाम इसका शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। यानी इसके दरबार में ये रहते थे, जियाउद्दीन बर्नी फिरोज तुगलक के दरबार में रहते थे और शम्स सिराज अफीक। आगे इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाए फिरोज शाही, आपको याद रखना है, दलाए फिरोज शाही कौन लिखा? तो इसका नाम है अपाउद्दीन। अपाउद्दीन नाम है, ये लिखा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया, ठीक है। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्र से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए। यानी चांदी और तांबा से मिला हुआ, चांदी भी होगा उसमें और तांबा भी होगा, उससे मिला हुआ सिक्का जारी किया, जिसे अद्धा एवं बिख कहते थे। आपको पूछेगा अद्धा एवं बिख किसके बने होते थे? चांदी और तांबे दोनों का मिक्स होता था, चांदी और तांबे का मिश्रण होता था अद्धा एवं बिख। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। आपको याद रखना है कि 1388 में वो मर गए। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। यानी जेरूसलम में एक मस्जिद बना हुआ है जिस उमर के मस्जिद है, उससे तुलना की जाती है। और खाने जहां आपको मैं फिर से बता दूं, फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा, यानी खाने जहां किसका? तेलंगानी के मकबरा है, जिसका तुलना किया जा रहा है जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से। चलिए एक बार मैं स्लाइड को नीचे कर लेता हूं और नीचे क्या पढ़ना है उसको मैं देख लेता हूं। अब नीचे आपका सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनाया। आपको याद रखना है फिरोज शाह कोटला, यही है फिरोज शाह कोटला जहाँ पे अभी अब क्रिकेट होता है, इसमें फुटबॉल भी होता है। इसमें एक पवेलियन का नाम रखा गया है विराट पवेलियन, ठीक है। और विराट कोहली का होम ग्राउंड कहा जाता है फिरोज कोटला को, ठीक है। तो ये फिरोज कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया था कौन? फिरोज तुगलक ने, ठीक है। ये कहाँ है? ये दिल्ली में, आपको याद रखना है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एक कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनाया, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। आपको इसको याद रखना, हाईलाइट कर देना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक, बीपीएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन कहां से कहां तक था? तो दिल्ली से लेकर के पालम तक। यानी इसी के समय में सबसे छोटा राज्य था दिल्ली सल्तनत में।
तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। आपको पूछेगा तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। उसमें उस समय दिल्ली का राजा कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसर यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी मलिक सरवर नाम है और कौन सा स्थापना किया? जौनपुर का। आपको प्रश्न पूछेगा जौनपुर के संस्थापक कौन है? तो मलिक सरवर, और यह एक हिजरा था और नासिरुद्दीन के समय में ही ये राज्य की स्थापना किए थे। अब ये आपका तुगलक वंश समाप्त हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है सैयद वंश और इसके बाद आपको पढ़ना है लोदी वंश, जो मैं आपको एक ही वीडियो में दोनों क्लास देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपके सामने इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई क्वालिटी इनहेंस के बारे में बताना चाहते हैं जिससे कि मैं क्वालिटी अपने वीडियो को बढ़ा सकता हूँ या फिर कोई रेजोल्यूशन आपको बता सकता हूँ, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, जो दोस्त मोबाइल पर इस वीडियो को देखते हैं उनको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती होगी, तो आपके मोबाइल के राइट साइड में आपका 3 एंगल दिखता होगा। 3 एंगल पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कई सारे वीडियो की क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 420 के आसपास सिलेक्ट करना है। 420 सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वहां पे आपको ये वीडियो की क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी, जहां से आप वीडियो को आसानी से देख। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।